यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हमारा जो आर्ट कल्चर है, ठीक है, आर्ट कल्चर संस्कृति, इसका पार्ट नंबर 2, ठीक है, पार्ट 2 रहेगा। और टॉपिक हमारा देख लेते हैं टॉपिक कौन से हैं। पहला और दूसरा टॉपिक मैं कवर कर चुका था, मूर्ति मंदिर स्थापत्य वाला हो चुका था, मूर्तिकला चित्रकला का भी हो गया था, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। जो हमारी सुर्खियों में कुछ न्यूज़ में स्थल रहे, जो हमारे इंपॉर्टेंट जो साइट्स न्यूज़ में थी उसको देख लेंगे, राइट। उसके बाद जो हमारा 4th टॉपिक रहेगा, चौथा नंबर, इसमें आपका दिया हुआ है व्यक्तित्व, मतलब कौन से व्यक्ति क्या थे, इनका क्या जीवन में क्या देखा गया, ठीक है। और जैसे कि हमारे स्वामी विवेकानंद थे तो इनका क्या यहाँ पर रोल था इसमें, हमारे हिस्ट्री में लेके, कल्चर में लेके, तो ये सब चीज़ हमारे यहाँ पे व्यक्तित्व, इसको देख लेंगे। और अगर यहाँ पर कोशिश करेंगे कि 5वां नंबर भी कुछ टॉपिक यहाँ से स्टार्ट कर दें, ठीक है, तो 3-4 पार्ट में इसको भी खत्म कर देंगे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 3 से। यहाँ से चराइदेव मोहिदम्स, ठीक है, इसमें देखते हैं। यहाँ हाल में भी जो हमारा आसाम है, इसमें चराइदेव जो हमारे मोहिदम्स हैं, इसको आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र जो शैक्षिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक जो संगठन है, इसकी 20 धरोहर यहाँ पर जो सूची है उसमें शामिल किया गया है, ठीक है। तो इस वजह से क्या है, न्यूज़ में था ये, ठीक है, न्यूज़ में था। तो हमारा एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं। यहाँ देखो संबंधित तथ्य में, यहाँ पर पहला, जो हमारे मोहिदम्स को 20 धरोहर सूची में शामिल करने की घोषणा जो हमारी 20 धरोहर समिति किसके द्वारा की जाती है, आपसे बोलेगा। जो हमारा यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इसको छोड़ देते हैं, सीधे से क्वेश्चन बोलेगा कि जो हमारा विश्व धरोहर सूची है, ठीक है, इसको शामिल करने के लिए किस समिति का गठन किया था या किस समिति से इससे संबंधित होता है, ठीक है। तो हमारे क्या विश्व धरोहर समिति से हमारी जो यहाँ पर इससे पहले में मतलब डिस्कशन किया जाएगा, उसके बाद क्या है, यहाँ पर इसे शामिल करने की बात की जाएगी, ठीक है। तो हमारा विश्व धरोहर समिति है जिससे जो हमारी मोहिदम्स विश्व धरोहर सूची है इसको शामिल करने की घोषणा की गई है, ठीक है, इसके द्वारा हमारी WHC, ठीक है। तो 46वें सत्र के दौरान की गई है, जो हमारी सत्र नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल परिषद ने असम के चराइदेव जो जिला है, इसमें मोहिदम्स को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में सांस्कृतिक आपदा श्रेणी में शामिल करने की सिफारिश की है, ठीक है। किसने की है, आपदा में जो श्रेणी में शामिल करने की सिफारिश की है। और यह पहली बार जब पूर्वोत्तर राज्यों में किसी स्थल को विश्व विरासत सूची में सांस्कृतिक श्रेणी के तहत सूचीबद्ध यहाँ पर किया गया है ना। ये क्या होगा, ये पहली बार है। तो इस वजह से और इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो हमारा पूर्वोत्तर राज्य है, हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं, इसमें किसी स्थल को विश्व विरासत सूची की सांस्कृतिक श्रेणी में तहत यहाँ पर सूचीबद्ध किया गया है, ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगला है, भारत की अब यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कुल संख्या 43 हो गई। इनमें से 3 स्थल चराइदेव, मोहिदम्स, ठीक है, और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस राष्ट्रीय उद्यान, ये असम में, राइट। यहाँ पे देखो, एक तो इसका नाम आया, ठीक है, एक ये तो आपको चलो भी करंट में पढ़ रहे हो, इसके ये हमारे न्यूज़ में क्या आ गया, काजीरंगा के बारे में आपको एक चीज़ पढ़ना है, ठीक है, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है। और ये आपका आ जाएगा मानस राष्ट्रीय उद्यान, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो जो हमारे और एक्स्ट्रा है वो भी आपको यहाँ से देख के चलना है, राइट। अगला है यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के बारे में, ये हमारा स्टैटिक टॉपिक है, इसको आपको खुद से रीड करना है, जैसे उत्पत्ति का भी, ठीक है, क्या उसका उद्देश्य था, क्या भूमिका है ना, कौन कौन से इसके सदस्य यहाँ पर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको इतना पता होना चाहिए कि स्टैटिक टॉपिक है इसका, ठीक है। विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र में भारतीय पहल कुछ यहाँ पर थी, जैसे कि पहली बार भारत ने विश्व धरोहर समिति की बैठक मेजबानी की थी इसमें 46वें सत्र में, ठीक है। और भारत ने यूनेस्को विश्व विरासत केंद्र को $1 मिलियन का अनुदान देने की यहाँ पर घोषणा की है। भारत ने यह कदम ग्लोबल साउथ देशों से मौजूद जो हमारे प्राकृतिक संस्कृति धरोहर हैं, उनके संरक्षण के प्रयास को समर्थन प्रदान करने के लिए कदम उठाया है। ये कुछ इंपॉर्टेंट खास नहीं है, बस आपको रीड करना है, ठीक है। अगला है, इस अवसर पर भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका USA ने सांस्कृतिक संपदा समझौते जो हैं उस पर हस्ताक्षर किए। और इस समझौते को उद्देश्य से हमारे सांस्कृतिक जो आपदा हैं संपदा, उनकी अवैध तस्करी को रोकना, यहाँ पर जो उनके मूल जो स्थान है उनको वापस लाना, राइट। ये भी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला है सांस्कृतिक संपदा समझौता। दरअसल हमारी जो सांस्कृतिक संपत्ति है उसको अवैध को रोक लगाने के साधनों को यूनेस्को के कन्वेंशन जो हमारा था 1970 उसके अनुरूप है, ठीक है। ये देखो, सिर्फ एक आपको पहल याद करनी, क्या क्या इसकी पहल थी, जैसे इन्होंने यहाँ पर ये किया, इतने डॉलर का अनुदान दिया, ठीक है। और यहाँ पर जो यूनेस्को का कन्वेंशन था ये है, तो बस एक बार रीड करना है, कुछ यहाँ से खास इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो हमारा स्टैटिक टॉपिक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। और जो मैंने आपको बताया कि जो हमारा काजीरंगा न्यूज़ में आ रहा है, ये चीज़ जो 3 यहाँ पे हमारे आए, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है चराइदेव जो हमारा मोहिदम्स, इसके बारे में कुछ यहाँ पर अवस्थिति क्या है, इसकी अवस्थिति, ये जगह हमारी जो है पूर्वी असम पटकाई पर्वतमाला की तलहटी अवस्थित है। यहाँ से हमारा ज्योग्राफी का क्वेश्चन निकला है। पटकाई पर्वतमाला कहाँ पर है, इसकी एक लोकेशन आपको देखनी है। पटकाई जो आपका पर्वतमाला है आपको गूगल करना है सीधे से, ठीक है। और एक उसके आसपास की जो हमारे लोकेशन है वो देखनी है, कौन सा यहाँ पर अगर राज्य टच कर रहा है, स्टेट टच कर रहा है या कोई कंट्री टच कर रहा है तो उसका नाम देखना है, और कौन से बाउंड्री टच कर रहा है। तो यहाँ से हमारा एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन बनता है पटकाई पर्वतमाला का, ठीक है। अगला है शाही कब्रगाह स्थल। ये चराइदेव जो हमारी ताई अहोम राजवंश है उससे यहाँ पर शाही कब्रगाह, उनकी तुलना मिस्र के पिरामिड से यहाँ पर किया सकती है। यहीं पर क्या था, अहोम राजवंश, ये इंपॉर्टेंट है,
13वीं से 19वीं शताब्दी वाला, ठीक है। ये आपको यहाँ से अहोम राजवंश है, इसको यहाँ पर आपको देख लेना है, ठीक है। अगला है आत्मा के लिए घर। यहाँ पे देखो मोहिदम्स होता है, इसका मतलब होता है आत्मा के लिए घर, ठीक है। स्वर्ग पृथ्वी के, देखो यहाँ पर इतना कुछ ये पॉइंट खास नहीं हमारे एग्जाम के लिए, ठीक है, इसको हटाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है जो स्थापत्य संबंधी विशेषता है इसकी, राइट। इसमें है मोहिदम्स के नज़दीक हमारा जो बरगद है उसका वृक्ष तथा ताबूत जो पांडुलिपि उसके लिए छाल वाले जो वृक्ष लगाए गए थे। इसके अलावा इनके पास जल निकास के निर्मित यहाँ पर किए गए और इसके प्रत्येक मोहिदम्स का निर्मित संरचना शामिल है। ये भी कुछ खास नहीं है। ऊपर जो मैंने बताया ये चीज़ आपको इस हमारी अवस्थिति थी इंपॉर्टेंट है, और इसकी जो हमारी शाही कब्रगाह स्थल है ना, ताई अहोम राजवंश, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बाकी ये कुछ नहीं है। आगे देखते हैं। और आगे हमारा है अष्टकोणी दीवार। ये क्या है? ये ताई ब्रह्मांड का प्रतीक होता है, ठीक है। ईंट पत्थर से बना वर्ल्ड होता है। इस वर्ल्ड के भीतर का बरगा एक गड्ढा यहाँ पे होता है, ठीक है। तो ये बात पता होनी चाहिए कि क्या ये है, ठीक है, क्या अष्टकोणी दीवार होती है और क्या यहाँ पर ये जो हमारी इसकी बात कर रहा है अर्धगोलाकार टीला मिट्टी है, तो मतलब मोहिदम में क्या होता है, मोहिदम आपको बताना चाहिए क्या होता है, ठीक है। बाकी एग्जाम में नहीं पूछेगा ये। अगला देखते हैं यहाँ से। अगला तो यहाँ से कुछ नहीं है इतना। सांस्कृतिक निरंतरता। 600 साल पुरानी परंपरा को बरकरार रखते हुए मी डैम मीफी पूर्वजों की पूजा या तर्पण से वार्षिक जैसे जो अनुष्ठान है उसको अभी भी यहाँ पर किया जाता है। कुछ खास नहीं है, इसको काट देते हैं पूरा, कुछ यहाँ पे अभी आपको नहीं पढ़ना है, बस एक बार थोड़ा सा रीड करके छोड़ देना है और कोई इसका नोट्स नहीं बनाना है, ठीक है। जो ऊपर बताया मैंने उसका ही सिर्फ नोट्स आपको कवर करना है। अगला हमारा है नवपाषाण, हड़प्पा सभ्यता, महापाषाण। देखो नवपाषाण में आपका क्या है, यहाँ पर बुर्ज होम जो श्रीनगर में अंडाकार जो गर्त है उसको दफनाए गए सब यहाँ पर साक्ष्य मिले, ठीक है। और यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल में हमारी संभावित सूची उसमें यहाँ पर शामिल है, राइट। अगला है यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हड़प्पा सभ्यता। इसमें क्या है, कब्रगाह के 100 पीठ के बल उत्तर दक्षिण दिशा में लेटाया गया था। ये देखो जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ मैं उसकी पॉइंट की बात करूँ, ठीक है। ये क्या था, देखो लोथल से हमारे युगल समाधान के साक्ष्य मिले थे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अगला हमारा पॉइंट यहाँ पर है आभूषण और अन्य वस्तुएं यहाँ पर क्या रखी जाती थी, जो इस बात का प्रमाण जो सिंधुवासी थे मृत्यु के बाद भी यहाँ पर पुनर्जन्म पर विश्वास करते थे। ये दोनों पॉइंट आपके नीचे से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और हड़प्पा में ताबूत समाधान का साक्ष्य मिला है, एक ये और तीनों पॉइंट नीचे के इंपॉर्टेंट है ये हड़प्पा सभ्यता में। अगला देखते हैं महापाषाण काल। ये संस्कृति अपनी विशिष्ट समाधान विधि में जानी जाती थी इसके लिए, ठीक है। और इस विधि की शुरुआत नवपाषाण काल जो हमारी ताम्रपाषाण काल थी उससे मानी जा सकती है। उदाहरण के लिए ताम्रपाषाण कालीन जो हमारी ईमान गांव था वो महाराष्ट्र से यहाँ पर जो कलश युक्त कब्रगाह थी यहाँ पर मिली थी। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है जो कलश युक्त हमारी कब्रगाह थी इनमें से कहाँ पर पाई गई थी? नवपाषाण काल हड़प्पा से पाई गई थी, या फिर आप बोल देगा पूरा पाषाण कालीन जो स्थल थे वहाँ से पाई गई थी, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि ये कहाँ से पाई गई थी, राइट। अगला अधिकांश दक्षिण भारतीय महापाषाण स्थलों से लोहे की यहाँ पर वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछेगा, देखो हमारे से क्वेश्चन पूछेगा कि जो लोहे की जो वस्तुएं हैं, अधिकांश लोहे की वस्तुएं हमारी ज्यादातर कहाँ से प्राप्त हुई थी, राइट। ये महापाषाण काल से प्राप्त होती है, हड़प्पा सभ्यता से या नवपाषाण काल से। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपको और बनेगा, ठीक है। कब्रगाह के अंदर मिली वस्तुएं मृत भांड, इस बात का प्रमाण है कि महापाषाण कालीन जो लोग मृत्यु के बाद भी पुनर्जन्म पर यहाँ पर विश्वास करते थे। यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछेगा। महापाषाण काल के बारे में आपको विचार करना है। पहला स्टेटमेंट, जो हमारी कब्रगाह के अंदर जो वस्तुएं यहाँ पर मिली थी मृत भांड की, ये महापाषाण काल में मिली, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ से आपको पूछेगा कि जो यहाँ पर जो लोग थे महापाषाण काल के लोग, ये मृत्यु के बाद पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं रखते थे। तो क्या गलत हो गया, क्योंकि पुनर्जन्म पर यहाँ भी विश्वास ये लोग रखते थे, ठीक है। ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं कि नहीं रखते थे। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से सही होंगे, राइट। तो इस टाइप से आपको कवर करना है। अगला है अहोम साम्राज्य। अहोम साम्राज्य के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसका टाइम पीरियड हमारा 1228 से लिखा हुआ है ऊपर 1826 तक, ठीक है। इसके संस्थापक कौन, देखो जो भी हम साम्राज्य पढ़ते हैं कुछ पढ़ते हैं उसका हमको पहले संस्थापक पता होना चाहिए क्या है, कब से कब तक उसका टाइम पीरियड था, ठीक है। उस टाइम पे कौन सा राजा था, राइट, उसकी क्या उपलब्धियां थी और आगे उसका क्या टारगेट था। ये चीज़ 4-5 बातें आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं संस्थापक इसका कौन था, यहाँ दे रखा है, ठीक है। ये हमारा कौन सा वंशज थे, ये ताई जो नरजाति थे उसके वंशज थे, जो भारत में हमारी सीमा पर चीन युगान जो हमारी प्रांत से आकर बसे हुए थे, ठीक है। इनका प्रशासन स्वतंत्र राजतंत्र होने के बावजूद शक्तियाँ मंत्री परिषद में निहित होती थी, ठीक है। इनका भले ही इनका जो राजतंत्र था वो जो प्रशासन, लेकिन शक्तियाँ में मंत्री परिषद में होती थी, ठीक है। आपसे क्वेश्चन बोलेगा, हमारा स्टेटमेंट देगा। पहला स्टेटमेंट, अहोम साम्राज्य के बारे में विचार करना है। अहोम साम्राज्य जो था हमारा, ये हमारे जो थे, पहला स्टेटमेंट यहाँ से बोलेगा कि जो हमारी इनकी शक्तियाँ थी, इनकी शक्तियाँ ज़्यादातर मंत्री परिषद में
निहित नहीं होती थी, क्योंकि इनमें राजतंत्र होता था, ठीक है, ऐसा बोलेगा, क्योंकि इनमें शक्तियां बोलेगा मंत्रिपरिषद में नहीं होती थी, क्योंकि इनमें राजतंत्र होता था। तो क्या गलत है, क्योंकि राजतंत्र होने के बाद भी संस्थियां मंत्रिपरिषद में, इस वजह से हमारा गलत हो गया, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ से क्या बोलेगा इसका, पहला तो मैंने बताया, दूसरा बोलेगा ये जो थे हमारे, ये अफगानिस्तान से आकर यहाँ पर बसे हुए थे, अफगानिस्तान प्रांत से आकर यहाँ पर बसे हुए थे, तो क्या गलत है। ये चीन के हमारे जो प्लांट था वहाँ से आके प्रांत से बसे हुए थे, ठीक है। 2 पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है। अगला है हमारा 14वीं शताब्दी में 3 हमारी जो अवधि थी उसके दौरान उपयुक्त जो हमारे उत्तराधिकारी थे उसके अभाव में कोई राजा यहाँ पर ही नहीं था। यहाँ पे कुछ खास नहीं है, हटाते हैं इसको। संस्कृति में देखते हैं क्या है, कल्चर। इसमें शैव धर्म हमारा, शैव धर्म शक्ति आंदोलन को अपनाया और पूरे असम मंदिरों का यहाँ पर निर्माण कराया, ठीक है। जिससे क्या कामाख्या देवी मंदिर भी यहाँ पर शामिल है। बाद में कामाख्या मंदिर का पुनर्निर्माण भी यहाँ पर किया गया और अहोमों में इसका संरक्षण किया, ठीक है। अगला देखते हैं शासन का अंत कैसे हुआ। अहोम राजवंश का शासन असम पर बर्मी आक्रमण और फिर यहाँ पर जो हमारी यांडबू की संधि थी उसकी लेकर यहाँ पर बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा यहाँ पर अधिकार लेने के साथ यहाँ पे समाप्त हो गया था। आपसे पूछेगा कि जो हमारा अहोम साम्राज्य था, अहोम साम्राज्य के बारे में ये कौन सी संधि के तहत हमारे ये इसका अधिकार समाप्त हो गया था, ठीक है। तो कौन सा था हमारा, यांडबू की संधि के बाद और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा यहाँ पर अधिकार लेने के साथ यहाँ पर ये समाप्त हो गया था। तो एक चीज़ यहाँ पे और याद करना है आपको। अगला देखते हैं कोझिकोड। कोझिकोड भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। इस वजह से हमारा क्या न्यूज़ में था, क्योंकि हमारा ये जो सिटी ऑफ लिटरेचर है सूची में शामिल होना भारत का पहला शहर बना है, इसलिए और इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि मानता उत्सव यहाँ पर धूमधाम से मनाया गया था। तो भी न्यूज़ में तो देखते हैं इसके बारे में, कोझिकोड के बारे में। कोझिकोड अवस्थिति क्या है इसकी अवस्थिति हमारी कालीकट शहर मालाबार तट के निकट स्थित है। मालाबार कहाँ है, मालाबार कहाँ है आपका, ये आपको पूरा मैप में देखना। मालाबार के आसपास जो हमारे जो कौन सा जो समुद्र लग रहा है ना, या कौन सा यहाँ पर रिवर है, ठीक है, कौन से आसपास के हमारे जो राज्य देश हैं, तो वो चीज़ आपको मालाबार के बारे में देख लेना है। ये सभी चीज़ में नहीं करना है, जैसे कि कोई चीज़ पहली बार हुआ, कोई लास्ट बार जो न्यूज़ में आ रहा, सिर्फ उसकी चीज़ें देखनी है जियोग्राफी से रिलेटेड, ठीक है। सभी की नहीं देखनी है, जो भी जैसे न्यूज़ में हमारा पहला है जैसे किसी के 10वां हुआ उसको लेकर डीप में जाना है थोड़ा सा, ठीक है। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया, माना जाता है कि कैलिको शब्द की उत्पत्ति कालीकट से हुई थी, ठीक है। कैलिको का हाथ बुने जो हुए महीन सूती वस्त्र को यहाँ पर काजित कहते थे, ठीक है। कैलिको क्या था, हमने बोलेगा, क्वेश्चन आपसे बोलेगा कि कैलिको जो भी हाल ही में न्यूज़ में था ये किससे संबंधित है। ये संबंधित है हमारे सूती वस्त्रों से संबंधित है जो हमारे हाथ से बने होते थे, ठीक है। दूसरा बोलेगा ये हमारी एक तरह की कढ़ाई है जो हमारे बिहार के कुछ राज्य वहाँ से फेमस है, या हमारा असम से फेमस है, ऐसा कुछ करके आपको दे देगा। तो ये याद रखना है कहाँ का है और क्या है ये। कोझिकोड का इतिहास क्या है। शासक मध्यकाल में इस पर समूरितियों यानी जो मेरिनो जो है इनका शासन था। मसालों का शहर, ये शहर यहूदियों, अरबों, फोनिशियन और चीन लोगों के साथ 500 से अधिक वर्षों में काली मिर्च है ना, और यहाँ पर मिर्च जैसे इलायची जैसे मसाले उस सब में व्यापार इसमें शामिल रहता था। आने वाले विदेशी यात्री कौन कौन से इसमें, ये इतना इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है इसका। हाँ ये देखते हैं, पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा और फारसी जो हमारे राजदूत अब्दुल रज्जाक थे उसने 15वीं शताब्दी में कोझिकोड शहर की स्थापना की, ठीक है। आपसे क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा, ये क्वेश्चन नहीं उठाएगा कि यहाँ से आपने लिखा है, तो ये तो सबको पता है कि सब लोग पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन आपसे पूछेगा किससे, वास्को डी गामा और हमारे जो अब्दुल रज्जाक है, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा। ये क्या है, देखो जो हमारे अब्दुल रज्जाक हैं इसके बारे में आपको थोड़ा पढ़ना है, ठीक है। और वास्को डी गामा जो था कालीकट हमारा जो पुर्तगाली, ये सब आपके नाविक पढ़ने हैं, कौन पहले आया कौन बाद में आया, ये चीज़ आपको यहाँ से कवर करना है, ठीक है। अगला है, बाकी मैं टेलीग्राम पे कुछ क्वेश्चन देता रहता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी हैं देता रहता हूँ, तो वहाँ से भी आप ज्वाइन करके उसको टॉपिक को डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। जैसे कि आप मैंने PIB का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया है, ठीक है, तो मैंने वहाँ से आप जाके वो PDF डाउनलोड करके कवर कर सकते हो उसको, बट वो इंग्लिश में है, ठीक है। पूरा जो इंग्लिश में है टॉपिक PIB हमारा वो वहाँ पर मैंने शेयर किया हुआ है। कोझिकोड का हमारा जो वर्तमान में है तो इसका क्या है, यह शहर केरल के साहित्यिक गतिविधियों का केंद्र था। यहाँ पे 500 से अधिक पुस्तकालय और 70 से अधिक प्रकाशक मौजूद होते हैं, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पे और कुछ यहाँ पर खास इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है, उतना जितना मैंने आपको बताया था उतना वो करना है आपको। अगला टॉपिक हमारा वर्ल्ड क्रॉफ्ट सिटी, ठीक है। वर्ल्ड क्रॉफ्ट सिटी के बारे में देखते हैं, संबंधित तथ्य क्या है। देखो ये 3 साल पहले 2021 में श्रीनगर शहर को शिल्प और लोक कलाओं के लिए यहाँ पर जो यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी नेटवर्क था उसके रूप में यहाँ पर नामित किया गया था, ठीक है। यूनेस्को हमारे क्रिएटिव जो सिटी नेटवर्क है इसके बारे में देखते हैं क्या है। इसकी उत्पत्ति कब हुई, 2004 में। इसका क्या है, 20 साल पूरा हो गया, ठीक है। तो हमारा यूनेस्को जो हमारे क्रिएटिव सिटी नेटवर्क है UCCN, ये हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में जो भी एक एक जानकारी है स्टैटिक जाके आपको पढ़ लेना है, ठीक है, क्या है ये, है ना। तो आपको किस चीज़ से पता चल जाएगी। बाकी कुछ चीज़ें यहाँ से भी आपको दिख जाएंगी, जैसे कि शामिल कौन कौन शहर किए गए जिसमें दुनिया भर के 350 नेटवर्क यहाँ पे हिस्सा है इनका, ठीक है। शहरों को 7 रचनात्मक श्रेणियों में यहाँ पर शामिल किया गया। कौन कौन सी श्रेणी में शामिल किया गया तो आप ये देख सकते हो।
यूसीसी जो हमारा है ये शामिल अन्य भारतीय शहरों में सिटीज ऑफ जो म्यूजिक हैं इसमें कौन कौन से हैं हमारे सिटीज। एक तो हमारा ग्वालियर है, ठीक है, चेन्नई है, वाराणसी है, सिटी ऑफ फिल्म जो हमारा मुंबई है वो भी यहाँ पर शामिल है, ठीक है। आपसे बोलेगा कि जो यूसीसीसीएन है, ठीक है, यूसीसीएन मतलब यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क है, इसके बारे में आपको विचार करना है। पहला स्टेटमेंट, इसका गठन जो था 2005 में किया गया था। पहला स्टेटमेंट आपका ये होगा। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ से, दूसरा स्टेटमेंट है इसमें दुनिया भर के 300 से अधिक शहरों को यहाँ पर शामिल किया गया है, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट है, तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से होगा कि इसमें जो हमारा जो इस अभी हमारा जो नेटवर्क है क्रिएटिव नेटवर्क सिटीज है इसमें उत्तर प्रदेश का कोई भी शहर शामिल नहीं है, जबकि और भी स्टेट यहाँ पे शामिल है, ठीक है। तो यहाँ पर गलत हो जाएगा, ये गलत है क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश में वाराणसी शामिल है और यहाँ पर 300 से अधिक है मतलब 350 है और ये 2005 में मतलब 2004, तो ये भी गलत है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन कवर करना है यहाँ से। अगला देखते हैं वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी WCC के बारे में। अभी हम लोग देखा था क्राफ्ट सिटी के बारे में, यहाँ पर वर्ल्ड जो हमारा क्राफ्ट सिटीज के बारे में। इस कार्यक्रम को 2014 में शुरू किया गया था, इसके भी 10 साल पूरे हुए हैं, ठीक है। ये दुनिया भर के सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक विकास में प्राधिकारों को, शिल्पकारों और समुदायों की भूमिका की मान्यता प्रदान करता है, ठीक है। ये रचनात्मक अर्थव्यवस्था के सिद्धांत के अनुरूप दुनिया भर के जो शिल्प क्राफ्ट है उसके शहरों का एक परिवर्तनशील नेटवर्क यहाँ पर तैयार करता है, ठीक है। श्रीनगर स्थानीय शिल्प, इसमें से पश्मीना शॉल, ठीक है, अखरोट की जो लकड़ी की नक्काशी, हाथ से बने हुए कालीन, कहानी सॉल, ठीक है, और खत्म बंद जो हमारे खत्म बंद जो छाते के डिजाइन है, ठीक है, ये सब हमारे क्या थे यहाँ से इसके जो हमारे यहाँ से जो मिले हुए इसके शिल्प थे वो शामिल है इसमें, ठीक है, दे रखे हैं शिल्प के नाम, राइट। यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे, क्वेश्चन पूछेगा WCC के बारे में। क्वेश्चन पहला स्टेटमेंट बोलेगा कि WCC के बारे में आपको विचार करना है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से होगा, ये बोलेगा कि इसका गठन 2014 में किया गया था। पहले तो हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है, ये बोलेगा ये दूसरा स्टेटमेंट कि जो हमारा रचनात्मक अर्थव्यवस्था इसके सिद्धांत के अनुसार हमारा ये जो सामाजिक है, आर्थिक है, इसको लेके यहाँ पर ये इनकी भूमिका प्रदान करता है, ठीक है, या फिर हमारा सामाजिक और आर्थिक समुदाय की यहाँ पर लेकर भूमिका प्रदान करता है, ठीक है। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि सामाजिक है ना, सामाजिक हो गया, सांस्कृतिक हो गया, ठीक है, और आर्थिक, तीनों है, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक। आपसे ये भी पूछ सकता है सामाजिक, आर्थिक और इकोनॉमिक, मतलब आपका जो राजनीतिक है ऐसा, ठीक है। तो ये तीन है, लेकिन कौन सा याद रखना है, सांस्कृतिक है, आर्थिक और सामाजिक है। आपसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक भी बोल सकता है, ठीक है। राजनीतिक नहीं होगा यहाँ पर, सांस्कृतिक होगा, आर्थिक होगा और सामाजिक होगा। ये पॉइंट आपको तीनों याद रखने हैं। अगला है यूनेस्को और क्रिएटिव सिटी नेटवर्क, इसके बारे में पूछे। देखो इसकी स्थापना 1964 में की थी, ठीक है। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल उसके द्वारा यहाँ पर किया गया था। देखो ये वाला जो टॉपिक है जो क्रिएटिव सिटी वाला हमारा नेटवर्क वाला है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हर साइड से। ऊपर में बताया वो भी, यहाँ सेकंड वाला बताया, तीसरा मैं बता रहा हूँ इसमें, ठीक है। इसकी स्थापना 1964 में हुई थी, है ना, और इसका ये यूनेस्को से संबद्ध है और इसमें सलाहकार का इसका दर्जा प्राप्त है। मुख्यालय इसका 21 से 24 जो हमारा कार्यकाल था, WCCI का मुख्यालय कुवैत में स्थापित किया गया था और WCCI का मुख्यालय अलग अलग जो कार्यकाल है उसके अनुसार बदलता रहता है। ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो हमारा WCCN है, सॉरी UCCN है, इसके जो हमारे UCCN नहीं है, ठीक है, WCCI है, ठीक है, मैंने UCCN नहीं पढ़ा। जो WCCI है इसका मुख्यालय हमारा जो अलग अलग जहाँ पे हमारा कुछ यहाँ पे एक प्रोग्राम होगा इसका, ठीक है, जहाँ पे भी प्रोग्राम रखा जाएगा वहाँ पे इसका कार्यालय अलग अलग चेंज होता रहता है, ठीक है। तो हमारा अभी जो हमारा कार्यालय इसका कुवैत है, राइट। अगला देखते हैं, अगला है किलाड़ी उत्खनन। किलाड़ी उत्खनन क्या है इसके बारे में देखते हैं। किलाड़ी या किलाड़ी उत्खनन के बारे में। किलाड़ी हमारे तमिलनाडु में वैगई नदी के तट पर स्थित एक छोटा सा गांव है, ठीक है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के अनुसार हमारा तमिलनाडु पुरातत्व विभाग द्वारा इसका उत्खनन यहाँ पर किया जा रहा है। किलाड़ी उत्खनन का महत्व क्या है यहाँ से देखते हैं। ऐतिहासिक जो सटीकता है उसकी पुष्टि करता है और प्रारंभिक ऐतिहासिक काल की 6वीं शताब्दी से पूर्व से 4वीं शताब्दी से पूर्व तक यहाँ पर लौह युग की लुप्त जो हमारे संबंध थे उसको समझने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। ये संगम युग से संबंधित है। आपको क्या संगम युग आपको कवर करना है, ठीक है। मेडिवल हिस्ट्री में जाके आपको संगम युग पढ़ना है, ठीक है। और एंशिएंट के जो भी टॉपिक यहाँ पर बता रहा हूँ वो भी टॉपिक आपको यहाँ से कवर करने हैं। आपको क्या पढ़ना है, हिस्ट्री से संगम युग यहाँ पे आ गया, इसको कवर करना है, ठीक है। और क्या है, नगरीय बस्ती इनकी क्या थी, किलाड़ी पुरातत्व हमारा जो इस सभ्यता की जो विशेषता मौजूद थी यहाँ पर, इसमें इनकी जो बस्ती थी वो नगरीय होती थी, ठीक है। और उद्योगों का अस्तित्व इनका कैसा था, ये बुनाई के उद्योग इनके यहाँ पर ज़्यादातर देखे जाते थे, राइट। और क्या, और रंगाई छपाई, ठीक है। और यहाँ पे कांच के मानकों का उपयोग यहाँ पर साँचे देखने को मिलते थे। तमिल ब्राह्मी लिपि इनका ये लोग प्रयोग करते थे उसमें, जिसमें इसकी मृदभांड हमारे थे टुकड़ों में शामिल थे। उसमें हमारी जो तमिल ब्राह्मी लिपि थी उसमें लेख लिखा गया था मृदभांडों में, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा किलाड़ी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना। पहला स्टेटमेंट, किलाड़ी जो था ये हमारा ज़्यादातर इस पे हमारे तांबे और जो पीतल के जो
हम खिलौने होते थे, तांबे पीतल खिलौने थे या तांबे पीतल के जो साँच थे वो ज़्यादातर यहाँ पर पाए गए थे। ठीक है, पहला हमारा क्या गलत है, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारा मानकों का, इनका कांच के मानकों का उपयोग यहाँ पर किया गया था। पहला गलत हो गया। दूसरा, इसमें जब बोलेगा सेकंड स्टेटमेंट, ये हमारा था, ये हमारी ताम्र लिपि से संबंधित है। ठीक है, क्या वो गलत है, क्योंकि हमारे तांबे का मैंने ऊपर बताया, तो ताम्र आपको यहाँ भी ले सकता है, तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि हमारे ब्राह्मी लिपि से संबंधित है, ना कि ताम्र लिपि से। ठीक है, ये भी गलत हो गया। अगला देखते हैं। ज़्यादातर जो हमारे इसमें जो लिपि में लेख मिलते हैं वो छोटे छोटे आकारों के या किसी जो बर्तन थे उसमें नक्काशीदार मिलते हैं, है ना। ब्रह्मांड जो मर्दभांड थे उनका यहाँ पर कोई प्रयोग नहीं किया गया, या मर्दभांड यहाँ पर नहीं देखे गए थे, तो क्या गलत है। मर्दभांड भी यहाँ पर देखे गए, जैसा कि मैंने आपको यहाँ दिखाया मर्दभांड में थे। ठीक है, तो तीनों स्टेटमेंट इस टाइप से गलत थे, और कैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया क्या क्या करना है। ठीक है, आगे देखते हैं। संगम युग के बारे में 6वीं शताब्दी से पूर्व में 3री शताब्दी से पूर्व प्राचीन तमिलनाडु का काल। संगम का तात्पर्य कवियों और विद्वानों की सभाओं से है। ठीक है, इस युग में प्रसिद्ध महिला कवित्री शामिल है, राइट। और संगम कवियों को वर्ण के सामाजिक वर्गीकरण की जानकारी दी इन्होंने। ऐसा माना जाता है कि 3 संगम आयोजित हुए थे, पहला संगम और तीसरा मदुरै में, पहला और तीसरा का मदुरै में, दूसरा संगम हमारा कपाड़पुरम में यहाँ पर आयोजित यहाँ हुआ था। ठीक है, अगला है हमारा वटातीकुरल जो है आपका, यह आमरण व्रत करने के लिए एक तमिल प्रथा थी जो संगम युद्ध के दौरान यहाँ पर व्यापक से प्रचलित थी। ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसको हटाते हैं, अगला देखते हैं। हाँ, हमारा थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है जो सुर्खियाँ है, राइट। आंध्र प्रदेश में ब्राह्मी अभिलेख, आंध्र प्रदेश के हमारे जो पालनाडु जिला, इसमें अमरावती मंडल जो हमारे धरड़ी कोटा है, ये गांव में एक ब्राह्मी लिपि यहाँ पे क्या अभिलेख मिला हुआ था। ठीक है, धरणी कोटा गांव में मिले शिलालेख के बारे में। शिलालेख का विषय क्या था, इनके विषय हमारे जो पुत्री थे उनका हताना, ये विन्या उनकी एक विचारिका यानी अटेंडेंट था, उनके साथ यहाँ पर दर्शाया गया था। ठीक है, लिपि भाषा क्या थी, इनकी लिपि भाषा हमारी प्राकृत और ब्राह्मी लिपि थी। ठीक है, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व क्या था, इनका सांस्कृतिक और ऐतिहासिक जो महत्व उसमें बौद्ध स्तूप थे और जो कलाकृति थी उनके रूप में इसको जाने जाते थे। ठीक है, बस एक बार रीड करना है आपको, नोट्स इसका कुछ नहीं बनाना है, सिर्फ जो हमारी एक्स्ट्रा बता दी वो आपको रीड करना है, पता करना है। नोट्स एक एक चीज़ का नोट्स नहीं बनाना है। अभी देखो आप जो PT65 लोग पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जितना भी पॉइंट है सबको हाईलाइट कर दिया उन्होंने, एक एक करके जितने भी उनको इंपॉर्टेंट दिखे सब हाईलाइट कर दिए। इतना एग्जाम में याद नहीं रहेगा जितना वो हाईलाइट कर रहे हैं वहाँ पे, राइट। उतना करना है जितना हमें एग्जाम में करके पास होना है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट है, लेकिन उतना सिर्फ आपको एक बार रीड कर लेना है कि हाँ ये इतना था, मैंने पढ़ा हुआ है, एग्जाम में अगर दिखेगा तो उतना कर लोगे। ठीक है, बट नोट्स नहीं बनाना है इस चीज़ का। ठीक है, आगे देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के बारे में देखो, हड़प्पा सभ्यता के क्या जो हमारा सभ्यता इसी 100 वर्ष पूरे हो गए। ठीक है, तो इस वजह से हमारे क्या न्यूज़ में है, तो देखते हैं यहाँ से देखते हैं इसमें पृष्ठभूमि क्या है इसकी। हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले इसमें हुई थी, ये सब तो नहीं पूछेगा। अवस्थिति देखते हैं इसकी, अवस्थिति और यहाँ पर इसकी समयावधि। देखो अवस्थिति हमारी क्या है, भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान में यहाँ पर ही खोजा गया था। ठीक है, अवस्थिति बोलेगा जो हमारा हड़प्पा सभ्यता की अवस्थिति भारत और पाकिस्तान है, तो अफगानिस्तान भी यहाँ पर शामिल होगा, याद रखना है। इसके अधिकांश स्थल सिंधु और सरस्वती नदी घाटियों के बीच यहाँ पर खोजे गए थे, ये भी याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, जो एक एक्स्ट्रा ये बोले और एक ये। ठीक है, समयावधि क्या थी, इनके टाइम पीरियड जो हमारा था, ये विद्वानों के अनुसार यहाँ पर इस सभ्यता में 6000 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक यहाँ पर अस्तित्व में थी। ये टाइम पीरियड थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमारा जो प्राकृतिक हड़प्पा है, ठीक है, और आपका परिपक्व हड़प्पा और उत्तरवर्ती हड़प्पा, ये यहाँ पे कोई नहीं पूछने वाला है इसका। ठीक है, ये हटा दो। अगला है नगर नियोजन स्थापत्य। इसमें क्या था, देखो नगर नियोजन हमारे क्या था, इनका आयताकार ग्रिड पैटर्न के यहाँ पर बसे हुए नगर थे, कुछ समकोण पर्याय काटते थे। ठीक है, छोटी छोटी सी बात आपको याद रखनी है। पकी हुई ईंट का प्रयोग करते थे ये। ठीक है, बस 2 बात यहाँ से करना है। अगला है कृषि में क्या था, कृषि में यहाँ पर कृषि खेतों की जुताई लकड़ी के फल वाले जो हमारे हल थे उससे मिलते थे, मतलब हल से यहाँ पर की जाती थी, उनकी जुताई करते थे फलों से, है ना, मतलब जो हमारा हल से जुताई करते थे खेतों की। ठीक है, मुख्य फसलें क्या थी, ये इंपॉर्टेंट हमारी जो मुख्य फसलें थी यहाँ पर, गेहूँ, चावल, बाजरा, चना, मसूर। ठीक है, ये सब हमारे हड़प्पा के लिए जो हमारी इंपॉर्टेंट यहाँ पर फसलें थी। ठीक है, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा हुआ है कि चावल जो था क्या यहाँ पर जो हड़प्पा था यहाँ पर पाया गया था, ऐसा नहीं। ठीक है, तो विश्व में सबसे पहले कपास उत्पादन यहाँ पर किया गया था, ये यूनानी सिंडोन कहते हैं। ठीक है, आपसे क्वेश्चन बोलेगा कि जो हड़प्पा के बारे में निम्नलिखित पर विचार करना है। सिंडोन जो थे उन्होंने कहा था कि सबसे पहले यहाँ पर जो चना था या मसूर था वो सबसे पहले यहाँ पर खोजा गया था, तो क्या गलत है, ये खोजा गया सबसे पहले कपास। किसने कहा था, सिंडोन ने। अगला है जानवरों को पालतू पशु बनाना, बैल, भैंस, बकरी, सुअर, कुत्ते, बिल्ली, है ना, ये सब क्या है यहाँ पर पाले जाते थे, और हड़प्पावासी हाथी और गेंडों से भी परिचित थे। यहाँ पे देखो क्वेश्चन एक बार पूछा गया एग्जाम में कि जो हड़प्पावासी थे तो क्या ये हाथी और गेंडे से परिचित थे, तो हाँ करेक्ट है, वो हाथी और गेंडे से जो हड़प्पा वासी थे ये परिचित थे। ठीक है, शिल्प में क्या था,
शिल्प में इनका हड़प्पावासी कताई नाव बनाना, मोहर बनाना, ठीक है, ये सब के लिए यहाँ पर जाने आते थे। और ज़्यादातर सेलखड़ी के मोहरों का यहाँ पर प्रयोग करते थे। ये सब आपने स्टैटिक में पढ़ा होगा, ठीक है। ये क्या था, हड़प्पावासी लोहे से परिचित नहीं थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपसे हड़प्पा के बारे में क्वेश्चन पूछेगा और एक स्टेटमेंट नीचे रख देगा कि हड़प्पावासी जो थे लोहे से परिचित थे, ठीक है। तो गलत है, लोहे से परिचित नहीं थे, मोटा मोटा से आपको लिख लेना है हड़प्पा के बारे में शिल्प में, ठीक है। अगला है हमारा कला, ठीक है। जो कला है यहाँ पर, इसमें देखते हैं, इसमें है जो हमारा क्राफ्ट है आर्ट, इसमें कांसी की जो ढलाई है, इसमें हड़प्पावासी कांसी की ढलाई के लिए एक लुप्त मोम जो है लास्ट वैक्स की विधि यहाँ पर साइबर जो प्रोड्यूस है उसका इस्तेमाल यहाँ पर किया था, है ना। और उसके बाद पत्थर की मूर्तियाँ मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो दाढ़ी वाली मूर्ति थी, दाढ़ी वाले व्यक्ति की जो मूर्ति थी उसकी पहचान यहाँ पर पुजारी के रूप में की गई थी जो सेलखड़ी से बनी हुई थी। ये भी याद रखना है। आपसे बोलेगा कि जो हड़प्पा काल में हड़प्पा काल था यहाँ पर, उसमें हड़प्पा टाइम पे यहाँ पर मोहनजोदड़ो से जो भी हमारे पर मूर्तियाँ मिली उसमें से पहले ये पता चला था कि पहले के जो लोग थे वो दाढ़ी या मूछ नहीं रखते थे, है ना। तो क्या गलत हो गया, ऐसे क्वेश्चन बनाएगा। तो क्या यहाँ पे सही है, मतलब यहाँ पर हमारा ये बोलेगा नहीं मिले थे, तो आपको बताना कि मिले थे, क्योंकि यहाँ पर दाढ़ी वाला यहाँ पर तो जो बाबा था वही था यहाँ पर, राइट। क्योंकि पत्थर की मूर्तियाँ जो थी यहाँ पर मोहनजोदड़ो से प्राप्त दाढ़ी वाले व्यक्ति को एक पहचान पुजारी के रूप में की गई थी। तो ये आपको याद रखना है। या फिर ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो हमारा हड़प्पा टाइम पे जो यहाँ पर तांत्रिक थे या जो पुजारी होते थे वे मतलब दाढ़ी मूछ के शौकीन नहीं होते थे, है ना, ऐसा कुछ करके बोल सकता है। तो आपको ये चीज़ यहाँ पे देख के पॉइंट्स का आंसर अपना करेक्ट करना है, ठीक है। आगे टेराकोटा की मूर्तियां मर्त देवी सींग वाले जो देवता है उसका मुखौटा खिलौने के लिए यहाँ पर जानी जाती थी, सब, ठीक है। बस इतना, ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट थे यहाँ के। अगला व्यापार और वाणिज्य में, व्यापार वाणिज्य में हमारा आंतरिक व्यापार, विदेशी व्यापार यहाँ पर दे रखा है ना। क्या यहाँ पर थे, निर्यात यहाँ पर है, निर्यात हमारा अनाज, आभूषण, मिट्टी के बर्तन, कई निर्यात भी करते थे लोग। और अब भी बोलेगा क्वेश्चन यहाँ पे पूछेगा कि हड़प्पा जो सभ्यता थी इसमें हमारा जो ज़्यादातर चीज़ें क्या आयात करते थे, जिसमें से आयात वाली चीज़ों में हमारे अनाज, आभूषण के ये सब यहाँ पे शामिल था, जबकि मिट्टी के बर्तनों को निर्यात करते थे। तो क्या गलत हो जाएगा, मिट्टी के बर्तनों को भी निर्यात करते थे, अनाज आभूषण का भी निर्यात करते थे वो लोग, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला आयात पतले आयात जो हमारा है ये पतले तांबे के कीमती पत्थरों का आयात करते थे, है ना। यहाँ से बोलेगा जो हमारे कीमती तांबे के पत्थर थे वो यहाँ पर वो भी निर्यात करते थे, ठीक है। तो आयात और निर्यात में आपको अच्छे से याद रखना है क्या बेचते थे, क्या मंगाते थे। आगे देखते हैं धर्म एवं संस्कृति। यहाँ पे इनकी संस्कृति क्या थी, इनके देवता सभ्यता के लोग मोहरों को अंकित योगी मुद्रा में बैठे जो पुरुष देवता थे उसके यहाँ पर जो शिव थे उसकी टेराकोटी मूर्ति पर उत्कीर्ण महादेवी की पूजा करते थे। हड़प्पा समाज में लिंग पूजा यहाँ पर प्रचलित थी, ठीक है। हड़प्पा में किसी जो स्थल था उसमें किसी प्रकार के मंदिर का अवशेष नहीं मिला है। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये हड़प्पा टाइम पे कभी भी मंदिर का यहाँ पर अवशेष नहीं मिला है। उसी जो स्टेटमेंट मैंने पूछा था वहाँ पर स्टेटमेंट दे सकता था कि जो पुजारी थे वो मतलब दाढ़ी मूछ में रखते थे, है ना। सेकंड पॉइंट आपको दे सकता था कि हड़प्पा काल में यहाँ पर मंदिर के अवशेष मिले थे, इस वजह से क्या वहाँ पर पुजारी की मान्यता थी, है, तो ये भी दे सकता है। तो क्या गलत है, यहाँ पर मंदिर के अवशेष नहीं मिले थे, ठीक है, याद रखना है। प्रकृति पूजा क्या है, हड़प्पावासी द्वारा वृक्ष, पेड़, पीपल, पशु की पूजा की जाती है। यहाँ से पूजा को लेकर एक पूरा बना सकता है क्वेश्चन आपसे, है ना। यहाँ पर जो पूजा था हड़प्पावासियों में इसमें पीपल जैसे जो पेड़ थे और पशुओं की पूजा की थी। यहाँ पे बोलेगा जैसे कि हमारे जो बरगद पेड़ है, ठीक है, और जो हमारा पशु में जैसे किसी का नाम दे देगा, इन पशुओं की पूजा की जाती थी। पशुओं में पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं दिया यहाँ पर, ठीक है, पर्टिकुलर नाम किसी का नहीं दिया है, आपको याद रखना है पशुओं से बोले इनकी पूजा की जाती थी और पीपल का पेड़ का नाम याद रखना है। अगला देखते हैं इनकी लेखन प्रणाली क्या थी। चित्रात्मक लेखन प्रणाली इनकी जो थी लिपि, हड़प्पाई लिपि बोस्ट्रोफेडन शैली में लिखी गई थी, यानी एक पंक्ति दाएं से बाएं और फिर अगली पंक्ति बाएं से दाएं। हालांकि इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, ये भी इंपॉर्टेंट। हमारी जो लेखन प्रणाली थी कहाँ से कहाँ तक थी ये आपको बताना है। कौन सी प्रणाली के तहत, बेस्ट्रोफेडन प्रणाली शैली, ठीक है। आपसे बोलेगा जो हमारी बेस्ट्रोफेडन शैली है ये किससे रिलेटेड, हड़प्पा सभ्यता से, है ना। ये आपसे बोल देगा जो और भी आप टाइम पीरियड से पहले के बता देगा, गुप्त काल से, है ना। तो ये सब चीज़ आपको याद रखना है कब यहाँ पर शैली अस्तित्व में आई और क्या कैसे लिखी जाती थी ये, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण स्थल है, ये आप देख सकते हैं जो हमारे भारत में कुछ स्थल है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि उत्तर से दक्षिण में लगाना या दक्षिण से उत्तर में लगाना, राइट, नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ में, तो आप यहाँ पे इसको देख सकते हो। अगला ऐसे स्टार्ट करते हैं टॉपिक हमारा 3.6 ऐसी में लोथल। लोथल क्या है, गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिवार यहाँ पर इसको विकास को मंजूरी दी गई है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है इसको देखते हैं यहाँ से। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिवार है ना, इसको यहाँ से देखते हैं हम। भारत की समुद्री विरासत के बारे में यहाँ पे इतना कुछ ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, हटाते हैं इसको। मराठा से देखते हैं, मराठा यहाँ से है। मराठा देखो शिवाजी के नेतृत्व में मराठा नौसेना 40 वर्षों तक पुर्तगालियों के अंग्रेजों में से रोके रखा था, ठीक है। उन्होंने विजयदुर्ग और सिंधुदुर्ग जैसे जो तटीय हमारे किले थे वो भी बनवाए, राइट। कन्होजी आंग्रे
ने 1699 में मराठा बेड़ो जो सरखेल थे उसके अडमेट के रूप में पदभार यहाँ पर संभाला था और उन्हें सभी किलों का पुनः कब्जा यहाँ पर कर लिया, जिन्हें मराठा नौसेना के द्वारा यहाँ पर पराजय के साथ सिद्धियों को समर्पित करने पड़े थे। ठीक है, दक्षिण भारत के राजवंश, देखो मराठा यहाँ से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मराठा यहाँ से इतना नहीं दिया है इसमें, आपको सिर्फ ये देखा है कि करंट में हमारा मराठा आया, तो मराठा जो हमारा टॉपिक है वो आपको कवर करना है यहाँ से। ठीक है, एक दूसरी बात जो हमारे दक्षिण के कुछ राजवंश थे वो भी आपको कवर करना है, क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे टॉपिक दोनों दे रखे हैं, है ना, ये दोनों छोटे टॉपिक हैं, लेकिन आपको इसको स्टैटिक से कवर करना है। ठीक है, मराठा और दक्षिण भारत के राजवंश मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ इसमें। जैसे चोल है, 13वीं शताब्दी में यहाँ पर दक्षिण पूर्व एशिया के साथ समुद्री व्यापार विकसित किया गया और भारतीय संस्कृति का प्रसार किया। ठीक है, हमारी जो पांड्य की 16वीं शताब्दी थी उसमें रोम, मिस्र, चीन के साथ व्यापारिक संबंध यहाँ पर स्थापित हुए, मोती के व्यवसाय पर नियंत्रण यहाँ पर स्थापित किया गया। चेर था 12वीं शताब्दी में, है ना, तो चेर के बारे में यूनानी और रोमनों के लिए यहाँ पर साथ व्यापार किया और मानसूनी हवाओं का यहाँ पर उपयोग किया था। ठीक है, तो हमारा दक्षिण भारत के राजवंश और मराठा आपको स्टैटिक से पढ़ना है। जो यहाँ पर करंट में नहीं मिल रहा है मुझे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो आपको मैं स्टैटिक से बता रहा हूँ। ठीक है, नोट्स तो आपके पास होंगे, जो भी नोट्स आप पढ़ रहे हो, जिसका भी नोट्स पढ़ रहे हो या बुक पढ़ रहे हो वहाँ से आप देखोगे तो मिल जाएगा। नहीं मिलता है तो आप गूगल पे एक बार मैसेज करोगे टेलीग्राम पे, तो कोशिश करेंगे अगर होगा तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, बट यही कोशिश करो कि जिससे आप पढ़ चुके हो पहले उसी नोट से पढ़ो तो और ठीक रहेगा, वरना अभी आज इस नोट से पढ़ रहे हो, कल दूसरे नोट से पढ़ रहे हो, परसों दूसरे नोट से पढ़ना, तो यहाँ सब इसी पूरे नोट्स में घूमते रहोगे, कोई टॉपिक आपको नहीं मिलने वाला है। राइट, तो कोशिश ये करो कि जो नोट्स आप पहले पढ़ चुके हो उसी नोट से ही दोहराओ। राइट, आगे देखते हैं। और यहाँ पे कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं था, ठीक है, इसलिए मैंने इसको हटाया टॉपिक को। आगे देखते हैं, सुर्खियों में कुछ अन्य स्थल, हमारे जो अभी न्यूज़ में थे कुछ स्थल थे उसको देखते हैं। भारत के प्रागैतिहासिक जो हमारे शैलचित्र हैं, उच्च पुरापाषाण काल, भारत में सबसे पुराने शैलचित्र इसी काल में माने जाते हैं। कब माने जाते हैं? प्रागैतिहासिक काल, जो हमारे उच्च पुरापाषाण काल में माने जाते हैं। और यहाँ पे क्या था, मानव आकृति के अलावा बाइसन, हाथी, बाघ जैसे जो जीव है यहाँ पर आकृति उनकी भी यहाँ पर देखी गई थी, है ना। और ये चित्र एक रेखा में हरे गहरे लाल रंग के यहाँ पर देखे गए थे। मुख्य स्थल क्या था? भीमबेटका, मध्य प्रदेश, यहाँ पर देखा गया था। ठीक है, मध्य पाषाण काल में क्या है? मध्य पाषाण काल हमारे यहाँ से भारत में सर्वाधिक संख्या में प्राचीन शैल चित्र इसी काल में मिले थे। कब मिले थे? मध्य पाषाण काल में। आपको क्या लिखना है, नोट्स कैसे बनाना है, ऊपर मैंने क्या बताया, या जो लिखना ऊपर बताया वो मध्य पाषाण काल है और नवपाषाण काल में छोटी छोटी सी बातें, तीन चार बातें इसकी। ठीक है, तो आप कभी ये नहीं कि एक दूसरे से इनको मिक्स कर जाओ कि हाँ इसमें ये था उसमें ये था। ठीक है, तो यहाँ से अलग अलग याद करोगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। मध्य पाषाण काल में हमारा क्या था? शैल चित्र इसी काल में सबसे ज़्यादा मिले थे। मानव दृश्यों का प्रधानता थी यहाँ पर, है, जो मानव के दृश्य थे इसमें प्रधानता थी। ठीक है, और मनुष्य को समूह शिकार में सामुदायिक नृत्य करते हुए यहाँ पर चित्रित किया गया। आपसे क्वेश्चन यहाँ से कैसे पूछेगा, मध्य पाषाण काल से क्वेश्चन बनाते हैं। मध्य पाषाण काल के बारे में आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट, सर्वाधिक जो हमारे शैल चित्र थे ज्यादातर यहाँ पर हमारे मध्य पाषाण काल में मिले। पहला तो करेक्ट हो गया। ठीक है, दूसरा, यहाँ पर जो हमारे नृत्य करते हुए यहाँ पर जो शैल चित्र मिले उसमें ज्यादातर जो चित्र थे, है ना, महिलाओं के चित्र यहाँ पर देखे गए थे। ठीक है, तो क्या होगा हमारा? गलत हो जाएगा। ये ज्यादातर जो हमारे चित्र थे ये जो मनुष्य थे, जो मेन लोग थे, आदमी लोग थे, उनके चित्र यहाँ पर ज्यादातर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ से याद रखना है। राइट, क्या इंपॉर्टेंट है इसका। अगला है, जानवरों को प्राकृतिक शैली और मनुष्यों को शैलीगत तरीके से यहाँ पर चित्रित किया गया था। ठीक है, मुख्य स्थल का क्या था? मुख्य स्थल पंचमढ़ी, आदमगढ़ की पहाड़ियाँ यहाँ पर मध्य प्रदेश, यहाँ पर से मुख्य स्थल थे। तो दो बात यहाँ से इंपॉर्टेंट है। राइट, यहाँ देखो बैकग्राउंड से कुछ थोड़ा सा आवाज आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा मैनेज करके रखना, क्योंकि अभी मैं बाहर हूँ कुछ टाइम के लिए, तो आपको थोड़ा सा ये चीज़ मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो वॉइस आएगा बाहर का, अभी यहाँ पर हाईवे बगल में, तो इस वजह से क्या ट्रक आना जाना या फिर जो ट्रैफिक है काफ़ी ज़्यादा चलता रहता है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर थोड़ा सा आपको वॉइस देखनी पड़ेगी। राइट, बाकी मैं आपको यहाँ से जितना करा रहा हूँ इससे आपको कवर करना है। ठीक है, आगे है नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, इसको देखते हैं। देखो इस काल में क्या, चित्रों में मृदभांडों की धातु के उपकरण को दर्शाया गया था। हालांकि इस युग में चित्रों को पहले की तुलना में जीवंतता और आत्मीयता के यहाँ पर अभाव किया गया है। ठीक है, चित्रों में सफेद और लाल रंगों का यहाँ पर प्रयोग किया था। आपसे बोलेगा कि हमारे पास जो ताम्रपाषाण काल और नवपाषाण काल था इसमें ज्यादातर पीले रंग का, है ना, या जो बोल देगा ब्राउन रंग का, जो भी रंग बोल देगा वहाँ प्रयोग किया गया था उसका। ठीक है, तो आपको याद रखना है किस रंग का प्रयोग किया गया था। और यहाँ पर हेमेटाइट और चूना पत्थर पीसकर इनको तैयार किया जाता था। ठीक है, इन चित्रों में पुरुष को अधिक साहसी और जानवरों को अधिक वयस्क या प्रभावशाली यहाँ पर दिखाया जाता था। मुख्य स्थल क्या था? चंबल क्षेत्र, है ना, महाराष्ट्र, जो हमारा दैमाबाद था महाराष्ट्र में। अगला है श्रीकाकुलम, ये क्या है? आरंभ में श्रीकाकुलम हमारा जो है इसका देखो, ये आरंभ में इसका नाम चिकाकोला था। इसका नाम इस्तेमाल ब्रिटिश जो हमारा औपनिवेशिक तो उसके द्वारा किया गया था। ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसको देखते हैं। और ये कभी जो हमारा कलिंग साम्राज्य था उसका हिस्सा होता था। ठीक है,
यहाँ पे देखो ये इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, काकतीय और विजयनगर साम्राज्य के अधीन रहता। विजयनगर साम्राज्य हमारा फिर से है, विजयनगर साम्राज्य में कल भी टॉपिक में बता दूंगा, विजयनगर साम्राज्य काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर काकतीय साम्राज्य भी आ गया, काकतीय साम्राज्य भी काफी इंपॉर्टेंट है। एक तो हमारा काकतीय वंश, ठीक है, ये क्या था हमारा, हमारी ये जो एंशिएंट है इसमें और कल्चर में, और विजयनगर क्या, ये दोनों आपको यहाँ से कवर करने हैं। ये आपको मिल जाएंगे, RS शर्मा बुक है, वहाँ से भी देखने को मिल जाएंगे टॉपिक, ठीक है। बाकी जो आप कवर करो वहाँ से इन टॉपिक को कवर कर सकते हो, क्योंकि देखो जो आप PT 365 में दे रखा है सेम सेम आपको कभी नहीं मिलेगा कि आपने यहाँ पे दे रखा है तो पढ़ लिया तो आपका प्री निकल गया, नहीं, ये सब चीज़ आपको अपनानी पड़ेंगी। यहाँ से अगर ये न्यूज़ में आई तो इसी आपको डीप जाके पढ़ना है, राइट। इस यहाँ से आपको क्या हिस्ट्री की चीज़ें कवर होंगी। आगे देखते हैं, हमारा जो है सांस्कृतिक स्थल क्या है, बौद्ध स्थल हमारे यहाँ पर दे रखे हैं, कुछ जैन स्थल हैं, कुछ हिंदू स्थल हैं, ठीक है। 9 पाषाण काल की गुफाएं यहाँ पर है, ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं, जैसे कि ये दे रखा है कलिंग राजवंश के बारे में। कलिंग राजवंश क्या था, इसके बारे में आपको हिस्ट्री से पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे इतना कुछ दिया नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ बता रखा है कि इसका क्षेत्र क्या था, कहाँ कुछ किस हिस्से तक मतलब यहाँ पर फैला हुआ था, ठीक है। मौर्य विजय में क्या हुआ, कलिंग के युद्ध में यहाँ पर जो सम्राट अशोक था उसने कलिंग पर कब्जा कर लिया था, और इसके दौरान क्रूरता को देखते हुए अशोक ने यहाँ पर बौद्ध धर्म अपना लिया था, ठीक है। तो कलिंग हमारा इंपॉर्टेंट में जाता है, और यहाँ पर हमारा जो सम्राट अशोक है इस सबको लेके जो हमारा ये मौर्य वंश रहेगा वो भी, ठीक है। तो 2 चीज़ें आपको यहाँ से कवर करनी है। जितना मैं बताता जाऊँ आप बिल्कुल एक एक चीज़ नोट करते चलो कि हर पार्ट में मैं क्या क्या एक्स्ट्रा बता रहा हूँ पढ़ने को। जैसे मैंने आपको 40-45 मिनट या 1 घंटे में ये कवर कराया, उसके बाद जो मैंने आपको ये की नोट्स कराया कि आपको पढ़ने हिस्ट्री के, वो उठा के कॉपी आपको वो सब रिवीजन करना है, ठीक है। अब तब आपकी मैगजीन अच्छे से कवर होगी, वरना आप पढ़ते जाओगे पेपर में आपको क्वेश्चन कुछ नहीं मिलेगा यहाँ से, राइट। इतना अगर नहीं करोगे आप तो। आगे उदयगिरी और खंडगिरी की जो गुफाएं हैं इसको लेके देखते हैं। उदयगिरी खंडगिरी की गुफाओं के बारे में, ये गुफाएं 2 समीपवर्ती पहाड़ियों उदयगिरी और खंडगिरी में स्थित हैं, ठीक है, जिनका उल्लेख हाथी कुंभाभिलेख में कुमारी पर्वत जो उसके रूप में यहाँ पर किया गया है, ठीक है। ये गुफाएं पर्वत श्रृंखला में बनी हुई है, ठीक है। कहाँ बनी हुई है, कुमारी पर्वत श्रृंखला में बनी हुई है, राइट। ये उड़ीसा में शैलकृत गुफा परंपरा सबसे प्राचीन उदाहरण है इसका। इसका निर्माण 2वीं शताब्दी में जो था, 2nd शताब्दी ईसा पूर्व में आसपास मेघवाहन वंश के राजा खारवेल ने यहाँ पर जैन भिक्षुओं के लिए कराया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये तीनों। अगला है उदयगिरी की गुफाएं हाथी कुंभा अभिलेख के लिए प्रसिद्ध है। इस अभिलेख में खारवेल द्वारा अर्जित सैन्य अभियानों की उपलब्धियां उत्कीर्ण है। यह अभिलेख ब्राह्मी लिपि में, कौन सी लिपि में, ब्राह्मी लिपि में, याद रखना है। ध्यान रखिए हमारा मध्य प्रदेश में विदिशा के नजदीक उदयगिरी में अन्य गुफा समूह मौजूद हैं। ये गुप्त काल के दौरान निर्मित वैष्णव गुफाएं हैं, ठीक है। तो ये हमारा इतना पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। एक बार आपको रीड कर लेना है, कुछ इसके नोट्स भी बनाना है, जो मैंने आपको ब्लैक से बताया डार्क है उतना ही सिर्फ, ठीक है। ज़्यादा नोट्स नहीं बनाना है, सिर्फ इतने बनाना है, क्योंकि PT टाइम पे हमारा अभी और भी चीज़ें आनी है। अभी जैसे आप ये पढ़ रहे हो, मैगजीन पढ़ रहे हो, अभी इकोनॉमिक सर्वे आने वाला है, आज 31 है, ठीक है। तो आज इकोनॉमिक सर्वे आ सकता है, राइट, और आपका बजट आएगा, राइट। देखो इकोनॉमिक सर्वे जैसे कि आज भी इकोनॉमिक सर्वे आएगा, यानी कि आप इकोनॉमिक सर्वे आ जाए तो आप झूठ के ढूंढने के लिए यूट्यूब में कहाँ मिलेगा, कल देखने लग गए यूट्यूब पे सर्च करने इकोनॉमिक सर्वे कहाँ मिला, जिसका मिला कर डाला, वो मैं इकोनॉमिक सर्वे आपको एक अच्छे तरीके से बिल्कुल बहुत जो सटीक रहेगा कि आप क्वेश्चन पेपर में बनेगा वो तरीके से मैं आपको समझा दूंगा। आज नहीं, मतलब आज आएगा तो मैं आपको 2 से 3 दिन 4 दिन बाद आपको 5 तारीख तक मैं बहुत अच्छे से कवर करा दूंगा इकोनॉमिक सर्वे आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन भी समझाऊंगा उसका विद पेपर के साथ, जो प्रीलिम्स का पेपर होता है उसके साथ करूँगा वो मैं। आगे तेलंगाना में नए हमारे जो पुरातत्व स्थल हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। देखो हमारा ओरागुट्टा, ये लव युग का एक महापाषाणकालीन स्थल है, ठीक है। ये हमारे जो दमरा टोगु नए स्थल है, आप कलाकृत स्थल, जो कुछ खास इंपॉर्टेंट है इसको हटाते हैं, ठीक है। तेलंगाना के जो यहाँ पर नीचे देखते हैं जो ये दे रखा है, ये डोलेमनाइट सिस्टम कच्छ युग संवर्धन संरचनाएं जो भूमिगत हैं। यहाँ पे देखो इतना सिर्फ आपको इनके नाम याद रखना। तेलंगाना में जो हमारे पुरातत्व स्थल से खोज की गई थी, एक तो आपका उरागट्टा, ये लव के लिए यहाँ पर होता हमारा महापाषाण काल है, और दूसरा जो हमारा अच्छा यहाँ पर जो भद्रादी कोटागुडम जिला है ना, कोटागुडम जो मंडलम है, ये दोनों आपको सिर्फ याद रखने हैं यहाँ से, बाकी कुछ नहीं देखना है। 2 मैंने मिले थे, कहाँ मिले थे, तेलंगाना में, और कुछ इतना डीप नहीं जाना है इसका, क्योंकि देखो ये सबको पता है तेलंगाना में जो नए पुरास्थल मिले हैं सबको पता है, और ये कि UPSC क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आपको UPSC नहीं पूछेगा, 99% नहीं पूछेगा, 1% पूछ सकता है तो बात अलग है, लेकिन 99% यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि सबको पता है कि यहाँ पर 2 पुरास्थल हमारे तेलंगाना में खोजेगा, इसके नाम ये है, सब डीप से पढ़ जाएंगे इसको, तो क्वेश्चन यहाँ से आने वाला नहीं है इसका। अगला देखते हैं, बस एक बार उसको रीड कर लेना है, ठीक है। 1% में शायद UPSC पूछ सकता है। अगला है फडीगिरी जो हमारा तेलंगाना, इसमें सूर्यापेट जिले तेलंगाना के फडीगिरी स्थल में हमारे इक्ष्वाकु काल से संबंधित है, जो हमारे सिक्कों का भंडार यहाँ पर खोजा गया था, ठीक है। फडीगिरी का अर्थ क्या होता है, सांप के फन के आकार की पहाड़ी, ठीक है। ये एक बौद्ध स्थल है ना, बौद्ध स्थल है, हैदराबाद के लगभग 110 किलोमीटर दूर अवस्थित है। उत्खनन
कार्य के दौरान यहाँ से प्राप्त कुछ हमारे अवशेष मिले, जैसे चैत्य ग्रह बिहार, ठीक है, बोधिसत्व हमारे यहाँ पर थे, वो सातवाहन की छुआकू काल के जो ब्राह्मी लिपि थी वो, ये सब यहाँ पर देखे गए थे इसके, ठीक है। देखो सातवाहन यहाँ पे आया, सातवाहन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। महायान हीनयान दोनों हमारे बौद्ध संप्रदाय थे, वो भी यहाँ पर के साथ साथ रहते थे, और जिसकी खोज की गई जिसमें पैनल से पता चलता था यहाँ पे। तो ये आपको महायान और हीनयान दोनों भी रीड करने हैं, ठीक है। यहाँ से हमारा सातवाहन और महायान हीनयान इन दोनों को अच्छे से पढ़ना है आपको। अगला देखते हैं बाविकोंडा मठ। ये क्या है? बाविकोंडा मठ स्वदेश दर्शन योजना के तहत आंध्र प्रदेश में सालीहुंडम थोटलकोंडा, ये तो हटाओ इसको, पता नहीं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। ये लैंग्वेज इतना जो टफ लैंग्वेज है, ये सब नहीं यूपीएससी पूछता है, ठीक है। लैंग्वेज आसान जितना रहेगी वो पूछेगा। यहाँ से देखो जो आप समझ सको लैंग्वेज, देखो यहाँ पे जो थालीकोंडा सेलीकोंडा क्या लिखा है यहाँ पर नहीं पता, इसको देखो ये वो चीज़ आपको कवर करना है जो पेपर में पूछ रहा है, जो कभी पूछा जा चुका है। जैसे कि आपका बाविकोंडा बौद्ध मठ है, ठीक है, इस चीज़ को लेकर क्वेश्चन बना रहा है, ठीक है। इसको ये हमारा क्या है, इसके बारे में सिर्फ हम देखते हैं। ये बाविकोंडा जो हमारा है, बाविकोंडा आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के पास स्थित है, पहला पॉइंट ये आपका। दूसरा, बाविकोंडा नाम का मतलब हमारे कुओं की पहाड़ी होता है, ठीक है। इससे पहले हमारे कई जो हमारे स्थान थे, इसमें कई कुएं थे जहाँ वर्षा का जल यहाँ पर जमा होता था, है ना। इसको हमारा बाविकोंडा बौद्ध मठ के नाम से जानते हैं, राइट। बाविकोंडा मठ 3री शताब्दी से पूर्व का है। आपसे क्वेश्चन बोलेगा बाविकोंडा जो है बौद्ध मठ, उसके बारे में आपको विचार करना है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट, बाविकोंडा जो है हमारा ये तमिलनाडु कोई जिला रहेगा वहाँ पर अवस्थित है। दूसरा, बाविकोंडा का मतलब हमारा होता है जो कुओं की, जहाँ पे एक कुआं जहाँ से क्या पहले के टाइम पे लोग यहाँ पर जल भरते थे, है ना, पानी भरते थे। सेकंड ये स्टेट। तीसरा स्टेटमेंट, बाविकोंडा ये हमारे 4री शताब्दी से पूर्व से है। तो तीनों स्टेटमेंट हमारे क्या गलत है, क्योंकि देखो मैंने आपको बताया जो हमारा कुएं से पानी निकालते हैं, ये पानी निकालने का मतलब नहीं था कुएं का, कुएं तो ठीक बताया, लेकिन कुएं पे जहाँ पर पानी जमा होता था, ना कि पानी निकालना, राइट। तो वो स्टेटमेंट हमारा वो भी गलत होगा। इस टाइप इतना डीप जाके क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। जैसे कुएं तो मैंने बताया आपको, लेकिन कुएं से पानी निकालना नहीं, वहाँ से कुएं से पानी कलेक्ट होता था वहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ पहला आपका गलत हो गया, क्योंकि आपका जो था ये आपका आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम है। तो 3 बातें सिर्फ आपको याद रखनी है, बाकी ये सब आपको क्या है ऊपर नहीं पढ़ना है। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में सीधे से आपको देखना रहता है, ठीक है। बीच में क्या है, क्यों न्यूज़ में था, इससे मतलब मुझे नहीं है। आगे देखते हैं। इसमें देखो बोल रखा है, इसमें एक थेरवाद हीनयान जो हमारा बौद्ध धर्म है और परिसर है, जिसमें महास्तूप, आचार विहार, चैत्यग्रह, बौद्ध मंच जो पद मंच है, इसमें यहाँ पर संरचनाएं निर्मित है, ठीक है। तो बस इतना थोड़ा सा कवर करना था। आगे देखते हैं। चौथा हमारा टॉपिक यहाँ से व्यक्तित्व, ठीक है। व्यक्तित्व के बारे में यहाँ पर दे रखा है, तो इसमें पहले हमारे हैं भगवान महावीर जैन, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, देखो महावीर जैन धर्म के बारे में आपको देखना है। जैन धर्म में क्या है, ये जैन धर्म में हमारे जो अभी ये भगवान महावीर उनके 2550 में निर्माण महोत्सव का यहाँ पर उद्घाटन किया गया है, ठीक है। तो इस वजह से क्या हमारे न्यूज़ में है। तो इनकी उत्पत्ति देखो, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इनकी उत्पत्ति लगभग किस काल में हुई थी, ऋग्वैदिक काल में। कर्मिक रूप से 24 यहाँ पर महान उपदेश को यहाँ पर तीर्थकर स्थापित किए थे इन्होंने, ठीक है। प्रथम तीर्थकर हमारे ऋषभदेव और 23वें पार्श्वनाथ जो 24वें वर्धमान महावीर थे। तो ये सब आपको यहाँ से स्टैटिक पढ़ना है। वर्धमान महावीर कौन थे ये आपको यहाँ से देख लेना, कौन का जन्म कब हुआ, और उन्होंने क्या क्या कब किस आयु में क्या क्या किया, है ना, कहाँ पर इनकी मृत्यु हुई, कहाँ पर इनका जन्म हुआ। इस 4 से 5 पॉइंट इतने सिर्फ आपको पढ़ने हैं इनके। आगे देखते हैं। जैन धर्म के सिद्धांत क्या हमारे, पंच महाव्रत जैन धर्म के त्रिरत्न। हमारे जो जैन धर्म के सिद्धांत में आपको एक आते हैं पंच महाव्रत और एक आता है जैन धर्म का त्रिरत्न। त्रिरत्न में कौन है, सम्यक शिक्षा, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ठीक है। जिस टाइप देखो इसलिए यहाँ पे तो अलग अलग लिखा है, मैं जैसे बता रहा हूँ उस टाइप से आपको सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान, सम्यक शिक्षा, इस टाइप से ऐसा, ठीक है। 3 हमारे ये हैं और 5 हमारे महाव्रत ये रखे हैं, ठीक है। तो जैन धर्म में हमारे जो ईश्वर में विश्वास किया जाता है और उनका स्थान जिनसे नीचे है वो यहाँ पर दे रखे हैं क्या है, ठीक है। तो आपको ये पढ़ के रीड कर लेना है। यहाँ पर देखो प्रसिद्ध संगीतियाँ कब कब हुई थी इनकी वो दे रखी हैं, है ना। 300 ईस्वी पूर्व और 512 ईस्वी पूर्व कहाँ पर स्थान क्या था और इनके अध्यक्ष कौन थे, इनकी क्या उपलब्धियाँ थी। 12 अंगों को यहाँ पर संकलित किया, है ना, इन्होंने 11 अंगों को सुव्यवस्थित किया। तो ये चीज़ आपको याद रखना, ऐसे एक में था आपका 11, दूसरे 12, दूसरे में 11, एक से कम हो गया। तो जैसे भी आप अपना टॉप बना के याद कर सकते हो ट्रिक, वैसे भी कर सकते हो या ऐसे याद कर सकते हो, उसको जैसे करना है। तो इनकी संगीतीय परिषद इंपॉर्टेंट होती हैं। अगला है देवी अहिल्याबाई होलकर, ये हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस बार क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पर इनकी 300वीं जयंती मनाई गई थी, ठीक है। तो इस वजह से हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने की पूरी उम्मीद है इसमें। क्योंकि देवी अहिल्याबाई होलकर के बारे में जानते हैं क्या क्या यहाँ से पढ़ना है, ठीक है। देखो देखते हैं। इनका जन्म 1725 में महाराष्ट्र के अहमदनगर के चोंडी गाँव से यहाँ पर हुआ था। पिता का नाम, माता का नाम, ये सब कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ से देखते हैं, हाँ यहाँ से बोला है पेशवा बाजीराव के अधिकारी थे।
ये क्या है, वे पेशवा बाजीराव, यहाँ से नाम किसका है, पेशवा बाजीराव। आपको बाजीराव जो पेशवा, यहाँ से आपको जाके हिस्ट्री में जो भी है वहाँ पर आपको जाके इसको कवर करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से उन्हें चौथ सरदेश मुखी वसूलने के लिए मलवा में तैनात किया। चौथ सरदेश मुखी आपका ये चौथ जो हमारा टैक्स था, सरदेश मुखी टैक्स, सही शब्द आपको पढ़ना है क्या होता था, है ना। चौथ हमारा जो 1/4 भाग पर था और सरदेश मुखी क्या था वो भी आपको कवर करना है, राइट। ये 2 टॉपिक आपको कवर करने हैं। उसके बाद मालवा की रानी, वे अपने ससुर की मृत्यु के पश्चात इतने बाद मालवा की शासिका बनी थी, ठीक है। उनके पति यहाँ पर जो थे कुंभेर के युद्ध में मारे गए थे। उन्होंने अपने दत्तक पुत्र टोकोजी राव होलकर, जो हमारे मल्हार राव के होलकर दत्तक पुत्र थे हुए, उनके सेनापति उनको नियुक्त किया गया था। ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। मध्य प्रदेश में स्थित महेश्वर को होलकर वंश की राजधानी को प्रस्थापित किया, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। वो मैंने आपको 2 बताया, जो आपको चौथ सरदेश मुखी और चौथ, और जो आपका यह था ऊपर कुछ यहाँ पे बताया था मैंने, जो स्टैटिक बताया था उसको आपको कवर करना है, ठीक है। प्रमुख योगदान इनका क्या था, मंदिरों का उनका पुनर्निर्माण, ठीक है। और क्या था, कला का संरक्षण इन्होंने कैसे दिया, मंदिर इन्होंने कला का संरक्षण विद्वान जो थे हमारे, जो खुशाली राम मराठी जो मरोप्रांत थे, उनके शाही फनंतवादी के दरबार में इनको संरक्षण दिया गया। ये देखो कला संरक्षण के इनका इंपॉर्टेंट नहीं है, इनका इंपॉर्टेंट हमारा जो पुनरुद्धार करा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको देखते हैं, जिसमें से हमारा सोमनाथ मंदिर, ये इंपॉर्टेंट है। दिल्ली के सुल्तान, है ना, 1297 से 1394 तक यहाँ पर उन्होंने शासन किया। और औरंगजेब, ठीक है, ने यहाँ पर हमला किया। औरंगजेब भी हमारा न्यूज़ में है। और दिल्ली के सुल्तान जितने भी थे 1297 से 1394 के बीच जो आए, एक एक की आपकी बातें याद कर पढ़ डाली हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपको बनने की पूरी उम्मीद है, ठीक है। हिस्ट्री यहाँ से आपकी काफ़ी कवर हो जाएगी जो मैं बता रहा हूँ। दिल्ली के सुल्तानों को कवर कीजिए, ठीक है। उसके बाद औरंगजेब को देखना है, और महमूद गजनवी जो है, जितने भी नाम आ रहे हैं सबको एक जाके कवर कर डालो। फिर आप देखोगे कि हिस्ट्री जब ये सब आपका कल्चर खत्म होगा तो आपको काफ़ी हिस्ट्री के जो टॉपिक थे कवर हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है। सामाजिक विकास क्या था इनका, सामाजिक विकास में उन्होंने क्या है, महिलाओं की शिक्षा व विधवा पुनर्विवाह के लिए काम भी किया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, विधवा पुनर्विवाह के लिए उन्होंने काम किया था। और सती प्रथा जो अस्पृश्यता थी उसकी कुप्रथाओं का यहाँ पर विरोध किया था, ठीक है। उन्होंने भील और गोंड जो हमारी जनजाति थी उसकी निचली जातियों का भी मुख्य धारा के रूप में लाने का प्रयास किया था। आर्थिक क्या था, उन्होंने एक सुव्यवस्थित कर प्रणाली लागू की, जिसमें साम्राज्य के मैसूर और इंदौर व्यापार के वाणिज्य प्रमुख यहाँ पर केंद्र बनाए थे। ज्ञात है कि मैसूर के साड़ी और वस्त्र उत्पादों को हस्तशिल्प मामले में यहाँ पर भौगोलिक संकेतक यहाँ पर जीआई टैग दिया गया था। होलकर राजवंश के बारे में, होलकर इंपॉर्टेंट है हमारा। मराठा संघ, होलकर के मराठा संघ का एक महत्वपूर्ण विस्तार था या हिस्सा था इसका, ठीक है। इसमें राजवंश में शामिल थे जो आपके नागपुर के भोंसले और बड़ौदा गायकवाड़ और ग्वालियर के सिंधिया, ये तीनों इंपॉर्टेंट है हमारे। कहाँ पे आएंगे आपके, जो हमारे होलकर राजवंश है इससे आपको यहाँ देखने को टॉपिक मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ से कवर करने हिस्ट्री से जाके। और तीसरा जो हमारा आंग्ल मराठा युद्ध है, ये होलकर राजवंश के शासक मल्हार द्वितीय के टाइम पे तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के महत्वपूर्ण यहाँ पर भूमिका इन्होंने निभाई, ठीक है। ये तो हमारा तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध ये। और जो आपका यहाँ पर तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध आपको कवर करना है, क्या यहाँ पर था जाके हिस्ट्री के जितने मैं टॉपिक बता रहा हूँ आपको कवर करना है अच्छे से। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे एग्जाम में हिस्ट्री से। और हिस्ट्री नहीं कि पूरी उठाना है, पूरी पढ़ डालना है। जो यहाँ से न्यूज़ में आ रहा है वो तो जरूर पढ़ना है, उसके बाद में कुछ टॉपिक और मैं हाईलाइट करूँगा, ठीक है। आगे नाना जगन्नाथ शंकर सेठ, ये क्या है, इनको देखते हैं। नाना जगन्नाथ शंकर सेठ के बारे में, ये इनका प्रारंभिक जीवन क्या था ये दे रखा है, ये कौन माता पिता ने कैसा है, ठीक है। इनका योगदान देखते हैं। इनके योगदान के हिसाब से हमारा इंपॉर्टेंट क्या है एग्जाम के लिए वो देखते हैं इसका। यहाँ पे देखो कुछ इतना खास इंपॉर्टेंट इनका नहीं है, ये देख लेते हैं। राजनीतिक योगदान क्या था, बॉम्बे विधान परिषद में मनोनीत होने वाले पहले भारतीय सदस्य थे, ठीक है। और वे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ मुंबई के भारतीय सदस्य थे, ठीक है। और कुछ यहाँ पर खास इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इनका। आगे देखते हैं। और महर्षि दयानंद सरस्वती है ना, ये हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं क्योंकि इनकी 200वीं जयंती हमारी मनाई गई थी, ठीक है। दयानंद सरस्वती 1824-1883 के में, ठीक है। वे समाज सुधारक थे। इनका जन्म 1824 में काठियावाड़ गुजरात के मोरबी में ऊपर हुआ था। मूल नाम शंकर था, ठीक है। उन्होंने 1860 में स्वामी विरजानंद के सानिध्य में रहते हुए मथुरा में पाणिनि और पतंजलि की यहाँ पर रचनाओं का अध्ययन करते हुए इनका उपदेश देना शुरू किया था, ठीक है। ये हमारा इंपॉर्टेंट है, कब हुआ था और इन्होंने क्या यहाँ पर इससे समाज सुधार किए, ठीक है। और कहाँ पर इनका जो जन्म हुआ था ये, ठीक है। अगला है साहित्य, इनकी रचनाएं क्या थी। इनकी साहित्य रचना है सत्यार्थ प्रकाश, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछी गई है। वेद भाष्य भूमिका, ये भी इंपॉर्टेंट है। वेद भाष्य ये भी इंपॉर्टेंट, तो हमारे क्या है वेद भाष्य में ये यजुर्वेद और संस्कृत में वैदिक भाष्य इंपॉर्टेंट, ये तीनों आपको याद रखनी इंपॉर्टेंट है, तीनों इनकी रचनाएं। उसके बाद दयानंद सरस्वती का दर्शन क्या था, ये क्या थे, ये वैदिक विचारधारा। उन्होंने क्या मानव निर्मित कर्मकांड और मूर्ति पूजा का विरोध किया था, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। उन्होंने इनका इसका
पक्ष में नहीं थे, इनके इन्होंने विरोध किया था और वैदिक विचारधाराओं के पुनर्जीवित करने की दिशा में काम भी किया था। उन्होंने वेदों की परम सत्ता को स्वीकार किया। ठीक है, उन्होंने वेदों की जो परम सत्ता थी उसका क्या स्वीकार किया और उनकी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में वैदिक सिद्धांत की ओर वापसी की ओर पर जो जोर दिया गया है। ठीक है, जिनकी सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक है उसमें बताया गया कि वैदिक सिद्धांत की ओर वापसी कैसे यहाँ पर की जाएगी, यहाँ पर उसकी पुस्तक में बताया गया। उन्होंने वेदों की ओर लौटो इसका भी नारा दिया है, इंपॉर्टेंट है। धर्म का प्रचार भी इन्होंने किया। ठीक है, और जाति प्रथा को लेकर यहाँ पर उन्होंने व्यक्ति की जो प्रतिभा है उसके स्वभाव के रूप में निर्धारित किया। ठीक है, छुआछूत की प्रथा के खिलाफ थे वो, राइट, याद रखना है, ये छुआछूत के खिलाफ थे। और उन्होंने क्या किया था, ये मूर्ति पूजा थी, है ना, इसको क्या किया था, उन्होंने विरोध किया था। ये 2 पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट है। ये सभी जातियों के लिए वैदिक शिक्षा की वकालत करते थे। सभी जो हमारे सभी जातियों के लिए, आपसे बोलेंगे कि जो हमारे सिर्फ नीची जातियों के लिए पर उन्होंने वैदिक शिक्षा की इन्होंने वकालत की, तो गलत है। ये सभी जातियों के लिए पर वैदिक शिक्षा की वकालत भी की थी। ठीक है, महिला एवं शिक्षा को लेकर इन्होंने दयानंद सरस्वती ने बाल विवाह और विधवा विवाह के यहाँ पर परिष्कृत स्थिति में रहते हुए इसका विरोध भी किया था। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला देखते हैं यहाँ पर क्या है, इन्होंने अनिवार्य शिक्षा के पक्ष में भी थे। ठीक है, और इन्होंने शिक्षा की प्रणाली थी उसके बदलाव की शुरुआत की थी। इसके साथ ही क्या उसका उद्देश्य भारतीय जो छात्र थे उनके समकालीन अंग्रेजी शिक्षा के साथ साथ वेदों के अध्ययन के भी यहाँ पर इन्होंने पाठ्यक्रम को यहाँ पर प्रदान करना चाहते थे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद करनी है। जो देखो ब्लैक से दिया वो तो आपको पूरा पढ़ना है। इनका जो टॉपिक है जो हमारे 200 साल इनका पूरा हो गया, इनका जो जयंती बनाई गई, तो इसकी एक एक चीज़ जो हमारी ब्लैक से लिखी हुई है वो एक एक चीज़ आपको कवर कर डालनी है। ठीक है, ये क्या यहाँ पर दे रखा है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए ये भी। ठीक है, ये क्या था अगला, और देखते हैं राजनीतिक दर्शन को लेकर। दयानंद सरस्वती ने राजनीतिक दर्शन में 2 केंद्रीय विचार थे, इनमें प्रबुद्ध राजशाही विचार, ठीक है, और यहाँ पर मनुस्मृति से उधार लिया था। ठीक है, इसका अर्थ है कि एक ऐसी राजशाही जो पूरी तरह से धर्म का पालन पर आधारित हो। ठीक है, कहाँ से लिया इन्होंने, ये मनुस्मृति से लिया, राइट। ये कुछ दूसरी हमारी बात क्या थी, कुछ हद तक विरोधाभासी धारणा जो निर्वाचित हमारे जो प्रतिनिधि हैं यानी लोकतंत्र से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे एक तो जो लोकतंत्र से संबंधित, दूसरा आपका जो मनुस्मृति से हमारी जो उधार ली गई थी राजशाही जो पूरी तरह से धर्म के पालन पर आधारित थी। ये 2 हमारी बातें जो थी, इसके विचार थे हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती जी के। ठीक है, आगे देखते हैं। और सामाजिक आंदोलन उन्होंने क्या था, इन्होंने गोरक्षा आंदोलन जो था शुद्धि का कार्यक्रम किया, राइट, और हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम और ईसाई धर्म अपना चुके लोगों को वापस हिंदू धर्म में लाना चाहते थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अगला है राष्ट्रीय आंदोलन क्या था, इनका स्वराज पर विचार। उन्हें 1876 में पहली बार स्वराज या स्वशासन शब्द का प्रयोग इंडिया फॉर इंडियंस के रूप में यहाँ पर करने का श्रेय दिया जाता था। ठीक है, लोकमान्य तिलक और महात्मा गांधी जैसे नेताओं ने भी इन्हें इस्तेमाल किया था, मतलब आगे चलकर उन्होंने इनका मतलब प्रयोग किया मतलब जैसे किसी चीज़ को कुछ आता है तो उनको लेके उनको साथ चलेंगे, ऐसे उन्होंने साथ किया उनके। ठीक है, उन्होंने धर्म आधारित तर्क देने के लिए अंग्रेजों की आलोचना की और विकल्प रूप में प्राचीन भारतीय व्यवस्था का उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत किया। ठीक है, कई देशी राजाओं की बात करने के बाद उन्हें स्वदेशी के लिए यहाँ पर प्रेरित किया था। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है आपको। आर्य समाज के बारे में देखते हैं 1875 में, है ना। आर्य समाज हमारा जो था 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे, इन्होंने बॉम्बे आर्य समाज की स्थापना की। इन्हें संविधान के लाहौर अधिवेशन के रूप में अंतिम रूप यहाँ पर दिया। ठीक है, ये एक असरवादी हिंदू व्यवस्था है जो अनुष्ठानिक कर्मकांड और सामाजिक हस्त धर्मिता थे उसको नकारती थी, राइट। और है यहाँ पर यह पहला हिंदू संगठन है जिसे हिंदुत्व धर्मांतरण के समावेश यहाँ पर किया था इसमें। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। आर्य समाज के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो सर्वभौमिक जो हमारे विचार है उस पर आधारित था, जैसे कि शुद्ध ज्ञान का स्रोत का ईश्वर। ठीक है, कार्यों का नैतिक औचित्य अनिवार्य होना और अज्ञानता के अधिकार को यहाँ से ज्ञान की किरणों से अवश्य दूर करना। ये सब यहाँ पे हमारे कुछ इसके सर्वभौमिक विचार पर आधारित थे। ये कुछ इतना खास नहीं है। अगला देखते हैं। हाँ, एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। आर्य समाज ने बड़ी संख्या में जो शैक्षणिक संस्थान थे उनकी अनाथालय यहाँ पर खोले और 1886 में लाहौर का पहला दयानंद एग्लो वैदिक कॉलेज DAV कॉलेज खोला। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। बस बाकी जो बताए उतने इंपॉर्टेंट, बाकी इसको आपको छोड़ देना चाहिए। ठीक है, अगला देखते हैं। और स्वामी विवेकानंद, ये भी हमारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो इनका प्रारंभिक जीवन क्या था। इनका प्रारंभिक जीवन जो था ये सब आप देख सकते हो क्या है। सीधे से अपने टॉपिक पे आते हैं, क्या हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल के बारे में देखते हैं। यहाँ से इसका निर्माण 1970 में किया गया था। यह माना जाता है कि वह वही जगह है जहाँ स्वामी विवेकानंद ने एक बार ध्यान किया था। ठीक है, तो क्या इसका 30 साल इधर हो गया और 20 ये 50 और 55 मतलब 55 साल इसका 5 ईयर इसके पूरे हो गए। तो थोड़ा सा न्यूज़ में है ना, तो इस वजह से आपको थोड़ा सा देख लेना है कि क्या यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है अगर तो। ये जगह लेकेडिव सागर से घिरी हुई है। कौन सा सागर? लेकेडिव सागर। आपको मैप में देखना है लेकेडिव सागर कहाँ पर है। ठीक है, एक पॉइंट ये बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर अरब सागर से मिलते हैं, ये भी याद रखना है। ठीक है, ये भी माना जाता है कि वह शिला जहाँ देवी कन्याकुमारी जो थी उन्होंने
उन्होंने भगवान शिव की प्रार्थना की थी। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट हमारे से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, योगदान और विरासत इसका क्या है? देखो, इसका वेदांत दर्शन का प्रचार, उत्तर मीमांसा को वेदांत दर्शन कहा जाता है। इसमें अद्वैत, विशेषता द्वैतवाद और द्वैत, तीनों यहाँ पर द्वैत सम्मिलित है। ठीक है, तो ये तीनों पढ़ने हमको, द्वैतवाद, विशिष्टा द्वैतवाद और द्वैत यहाँ पर क्या है। ठीक है, इन तीनों को पढ़ना है और इनके कौन से यहाँ पर इसके जो मार्गदर्शक थे वो आपको याद कर लेने हैं। अगला है शिकागो, हमारा विश्व धर्म संसद 1893 में। ये धर्म संसद में दिए गए जो भाषण थे उसके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई और बाद में वे ईश्वरीय अधिकार को लेकर उन्होंने पश्चिमी दुनिया के लिए भारतीय ज्ञान के दूत के रूप में लोकप्रिय हुए। ठीक है, यहाँ से क्या हमारे 3 टॉपिक ये पढ़ने, द्वैतवाद, विशिष्टा द्वैतवाद और द्वैतवाद। एकदम छोटे छोटे 2-2 लाइन के हैं, आपको कवर कर लेना है। ठीक है, खुद के नोट्स बना लेना हिस्ट्री के। तो यहाँ देखो पीटी आपका एक कल्चर का अगर पूरा हो जाएगा यहाँ से, अगर इसके जो मैं बताता चल रहा हूँ पॉइंट, इसके अगर आप अलग से नोट्स बना लोगे या अलग से रीड कर लोगे तो काफ़ी चाहिए आपकी कवर हो जाएंगे हिस्ट्री को लेकर। ठीक है, हिस्ट्री का भी कुछ जियोग्राफी के भी पॉइंट बीच बीच में मिल रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको लेकेटिव सागर के बारे में बताया। ठीक है, और आपको यहाँ से बंगाल खाड़ी अरब सागर बताया, तो वहाँ से आप देखोगे तो जियोग्राफी के भी कुछ यहाँ पर मैप के आपको क्वेश्चन कवर होंगे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1857 में की गई थी। ये मिशन कई तरह के सामाजिक कार्यों, अस्पताल, स्कूल है ना, संचालन में संलग्न थे। वैज्ञानिक स्वभाव का कैसा था? 1813 में इन्होंने वैज्ञानिक जो हमारा स्वभाव था उसको बढ़ावा दिया था। ठीक है, अगला देखते हैं श्री रतन टाटा, जो रतन नवल टाटा, इनके बारे में। ये न्यूज़ में क्योंकि इनका डेथ हुआ है। ठीक है, तो क्या इंपॉर्टेंट है सिर्फ इसको देख लेते हैं। ज़्यादातर देखो सबको इसके बारे में पता ही है ना, क्या इन्होंने लॉन्च किया, क्या टाटा के बारे में था, कितना है ना। इन्होंने क्या था, पर्यावरण संरक्षण और पशु कल्याण के लिए इन्होंने बढ़ावा दिया था। बस ये एक पॉइंट इनका इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ खास इनका नहीं है। ठीक है, यहाँ से देखो 2 टॉपिक हमारे कवर हो गए। जो पुरस्कार सम्मान है, पुरस्कार सम्मान या जो भारत रत्न है या भी पुरस्कार यहाँ पर मिले थे कल्चर के लेकर, यह मैं आपको कवर कर दूंगा पार्ट नंबर 3 में। ठीक है, पार्ट 2 तो यहाँ मैं बता ही दिया मैंने इतना, पार्ट 3 में कवर कर दूंगा और पार्ट 4 में पूरी मैगजीन हम खत्म कर देंगे। ठीक है, तो पार्ट 3 यहाँ से कवर करेंगे जल्दी और कल इसको पार्ट 3 को देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद पार्ट 4, फिर उसके बाद जो हमारा टॉपिक बचा हुआ है इकोनॉमिक का लास्ट जो पार्ट बचा वो भी मैं आपको यहाँ से कवर करा दूंगा। ठीक है, बाकी कोई डाउट रहता है तो टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हो, मैं टेलीग्राम का लिंक नीचे दे दूंगा। कुछ डाउट रहता है कमेंट पे भी बता सकते हो। राइट, अपन नोट्स अगर दिखाना है कैसा क्या है नोट्स तो अभी आप शेयर कर सकते हो। ठीक है, बाकी मैंने जो आपको की पॉइंट बताता जा रहा हूँ वो सब आप एक जगह नोट करते जाओ, क्योंकि प्रीलिम्स टाइम पे आप ये मैगजीन उठा के नहीं पढ़ पाओगे, इतना टाइम आपको नहीं मिलेगा कि एक मैगजीन पूरी उठा के मैं पढ़ूँ। ठीक है, तो बस यही बताना चाह रहा हूँ कि अच्छे से यहाँ पर प्रिपरेशन करो और जो नोट्स है, जो की पॉइंट्स बताता जा रहा हूँ उसको आपको डेली का डेली कवर करते जाना है। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।